हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। कल की क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था फोबिया क्या होता है और इसके कौन कौन से प्रकार हैं। अब आपके सिलेबस में जो दिया गया है वो है कोजेज़ और इसका ट्रीटमेंट। तो आज हम कोजेज़ के बारे में पढ़ेंगे। फोबिया के कौन कौन से कारण होते हैं। बेसिकली इन्होंने 4 तरह के कारण बताए हैं। सबसे पहला इन्होंने बताया है बायोलॉजिकल फैक्टर, या हिंदी में इसको बोलते हैं जैविक कारक। इसको इन्होंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया। सबसे पहले में इनको बताते हैं कि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर फोबिया। कैसे? देखिए, ब्रेन के अंदर 2 पार्ट्स होते हैं, एक आपका ऑटोनॉमिक होता है और एक सेंट्रल होता है। लेसी ने 1967 में ये स्टडी किया। अपने अध्ययनों के आधार पर इन्होंने बताया कि जो हमारे ब्रेन का ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम होता है वो जब सिचुएशंस आपके एनवायरनमेंट पर्यावरण के लिए ज़रूरत से ज़्यादा स्टिमुलेट हो जाता है, उद्दीप्त हो जाता है, तो व्यक्ति को फोबिया जैसी डिसऑर्डर को फेस करना पड़ता है। इसको इन्होंने ऑटोनॉमिक अनस्टेबिलिटी भी बताया है और लेबिलिटी भी बताया है। सेकंड जो ये बताते हैं वो कहते हैं जेनेटिक फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर फोबिया। देखिए, यदि आपके पास जो क्लाइंट आया है, जो व्यक्ति आया है, जो रोगी आया है, उसके पेरेंट्स को या फिर उसके घर पर किसी को भी, संबंधी को, रिलेटिव को, इस तरह की यदि कोई समस्या है तो वो रिस्पॉन्सिबल होता है, क्योंकि ये हेरिडिटी से चल रहा है, जनरेशन टू जनरेशन व्यक्ति के अंदर आ रहा है। तो दिस इज़ ऑल्सो ए फैक्टर। और हैरिस ने 1983 और नोयस ने 1986 में अपनी स्टडीज़ के अंदर ये भी पाया कि सिर्फ फोबिया ही जनरेशन टू जनरेशन आगे नहीं बढ़ता, बल्कि पैनिक डिसऑर्डर्स जो होते हैं दे आर ऑल्सो मूविंग वन टू अनदर पर्सन। सेकेंड पॉइंट ये बताते हैं साइको एनालिटिकल थ्योरी। साइको एनालिटिकल थ्योरी के बारे में हमने बहुत डिटेल में पहले भी पढ़ा है। मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत जिसको बोला गया है, फ्रॉइड का कंसेप्ट है, ये मैंने बहुत डिटेल में किया है और बहुत इम्पोर्टेंट भी है। आप इसको ज़रूर कर लीजिएगा क्योंकि एग्ज़ाम्स में ये बहुत बार रिपीट हुआ है। फ्रॉइड का कंसेप्ट अगर आपको थोड़ा सा याद हो तो वहाँ पर हमने अनकॉन्शियस माइंड की बात की थी। इन्होंने कहा था जो व्यक्ति को डिसऑर्डर्स होते हैं, जो मेंटल प्रॉब्लम्स होती हैं, उसके लिए व्यक्ति का अनकॉन्शियस माइंड रिस्पॉन्सिबल होता है, अचेतन मन जिम्मेदार होता है। ये सबसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने कहा कि फोबिया के लिए व्यक्ति की जो रिप्रेस्ड इड इम्पल्सेस हैं ये रिस्पॉन्सिबल हैं। कैसे? देखिए, मैंने आपको बताया था इड, ईगो और सुपर ईगो वाला कंसेप्ट। इड के अंदर हमने ये बात की थी कि जो इड होता है वो प्लेजर प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड होता है। मतलब इसके अंदर जो व्यक्ति, यदि इस चीज़ की इड की टेंडेंसी हाई है, ईगो और सुपर ईगो से ज़्यादा है, तो व्यक्ति हमेशा सिर्फ अपने बारे में ही सोचता है, उसको किसी और से कोई मतलब नहीं होता, अपनी खुशी को, अपनी सेटिस्फेक्शन को वो ज़्यादा इम्पोर्टेंस देता है। अगर उसकी ये विशेस और डिज़ायर्स को रिप्रेस कर दिया जाता है तो फोबिया डिसऑर्डर की उत्पत्ति होती है, ओरिजिन होता है। ऐसा फ्रॉइड ने अपने 50 इयर्स के एक्सपीरियंस के बेस के ऊपर कहा। इन्होंने एक एग्ज़ाम्पल भी दिया हैंस का, जो लिटिल हैंस के नाम से फेमस भी होगा, बुक्स में आप इसको देख सकते हैं। इन्होंने कहा जो एनिमल फोबिया है वो हंस के अंदर देखने को मिला। हैंस कौन थे? ये इन्हीं के फ्रेंड के एक बेटे थे और ये घोड़े से बहुत डरता था। जैसे ही ये घोड़े को देखता था इसको लगता था कि घोड़ा इसको, हॉर्स जो है वो इसको काट जाएगा, और इसी डर की वजह से ये घर से बाहर नहीं निकलता था, अपने आप को कमरे में बंद रखता था। और कहीं ना कहीं वो जो समाज दुर्भिति होती है, सोशल फोबिया होता है, इसको वो भी हो गया उसकी वजह से। देखिए, तो आ गया ना, फोबिया इज़ रिस्पॉन्सिबल। तो इसी तरह इन्होंने बड़े सारे एक्सपेरिमेंट किए और उनके बेसिस पे बताया कि जो हमारी फीलिंग्स होती हैं, जिनमें हमको खुशी मिलती है, सेटिस्फेक्शन मिलता है, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर फोबिया। नेक्स्ट थ्योरीज के अंदर जो है बिहेवियरल थ्योरी, इसको वॉटसन ने एक्सप्लेन किया। वॉटसन ने कहा कि जी
तीन चीज़ें हैं जो रिस्पॉन्सिबल होती हैं फ़ोबिया के लिए। सबसे पहला है अवॉइडेंस कंडीशनिंग, जिसको हम हिंदी में परिहार अनुबंधन भी बोलते हैं। देखिए, अगर आपको थोड़ा सा कंडीशनिंग के बारे में याद हो तो दो कंडीशनिंग की थ्योरी थी। कंडीशनिंग क्या होती है? ये रिस्पॉन्स और स्टिमुलस के बीच की जो इंटरेक्शन होता है उसको हम कंडीशनिंग बोलते हैं। और दो तरह की कंडीशनिंग होती है, एक होती है क्लासिकल कंडीशनिंग और एक होती है ऑपरेंट कंडीशनिंग। क्लासिकल कंडीशनिंग में आपको कुछ याद हो तो पेवलोव ने दी थी ये, और डॉग के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया, बैल बजाई, फूड का कॉम्बिनेशन दिया और इस तरह से कंडीशनिंग हो गई। तो यहाँ पर इन्होंने, वॉटसन ने भी एक ऐसा ही एक्सपेरिमेंट किया एल्बर्ट नाम के बच्चे के ऊपर। इसको खेलने के लिए सफ़ेद चूहा दे दिया गया, वाइट रैट दे दिया गया, और जब वो उसके साथ बहुत देर तक खेल रहा था तो पीछे से एक साउंड प्रोड्यूस की गई, एक धमाका किया गया, जैसे एक बम की आवाज़ होती है उस तरह से कुछ प्रोड्यूस किया गया, जो कि बहुत हाई वॉल्यूम पे था। इससे क्या हुआ कि वो बच्चा डर जाता है, और बच्चा डर के उसको ऐसा लगता है कि उस वाइट रैट ने कुछ ऐसा किया है जिसकी वजह से वो साउंड प्रोड्यूस हुई है। अब वो बच्चा जैसे ही थोड़े टाइम के बाद वाइट रैट को देखता है, वो ज़ोर ज़ोर से रोना शुरू कर देता है। कंडीशनिंग हो गई। तो जो हमारा बिहेवियर होता है, हम कुछ इस तरह की फॉल्टी कंडीशनिंग कर लेते हैं जिसकी वजह से हम डरने लग जाते हैं। जो क्लाइंट है, जो रोगी है, उसको फ़ोबिया हो जाता है। इसी तरह इन्होंने ऑपरेंट कंडीशनिंग का एग्ज़ाम्पल दिया। अब जब वो बच्चा रो रहा था तो उसको कुछ ना कुछ आपने चुप कराया, उसको प्यार दिया, उसको थोड़ा सा इमोशनली अटैच हुए, उसको गोदी में उठा लिया। अब जब उस चीज़ के साथ आपने उसको रिवॉर्ड देना शुरू कर दिया तो उसकी जो कंडीशनिंग है वो और ज़्यादा हाई लेवल पे हो गई, और उसके अंदर वो जो फ़ोबिया था और ज़्यादा डेवलप हो गया और उसका ओरिजिन हो गया। नेक्स्ट होता है मॉडलिंग। देखो, मॉडलिंग का एक बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है, वो है बेंडूरा का। उन्होंने सोशल लर्निंग का एक कंसेप्ट दिया था, और इन्होंने कहा कि जब हम चीज़ों को दूसरों के अंदर देखते हैं, मॉडलिंग के नाम से भी क्लियर हो रहा है, जब आप दूसरों को ऑब्ज़र्व करके चीज़ों को सीखते हैं तब भी हमारे जो बिहेवियर है वो फॉल्टी हो जाता है, गलत चीज़ों को हम लोग सीख लेते हैं। इसके अंदर भी इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट भी किया था, और मान लीजिए कि आप लोग भी आपके आगे कोई ऐसा एनिमल है जिससे डरना ज़रूरी नहीं है, लेकिन आपका कोई फ्रेंड है, आपके पेरेंट्स हैं, वो उस चीज़ से डरते हैं, तो हम लोगों के अंदर भी उसी तरह का बिहेवियर डेवलप हो जाता है, हम भी उस चीज़ से डरना शुरू कर देते हैं। और इन्होंने भी एक एक्सपेरिमेंट भी किया। अपने एक्सपेरिमेंट में इन्होंने दिखाया कि जो कॉलेज के स्टूडेंट्स के ऊपर किया, और कॉलेज के स्टूडेंट्स के आगे एक नकली का सांप रख दिया, तो और इनके आगे जो पेरेंट्स भी बिठाए गए ग्रुप में, और जब पेरेंट्स उसको देख के डरते हैं तो बच्चों ने भी ऑटोमेटिकली उसको देख के डरने वाला रिस्पॉन्स देना शुरू कर दिया। तो बेसिकली यहाँ पे ये कहना चाह रहे हैं कि जब हम दूसरों को ऑब्ज़र्व करके कुछ इस तरह का फॉल्टी बिहेवियर को एक्सेप्ट कर लेते हैं, मान लेते हैं, तो ये डिसऑर्डर पैदा हो जाता है, ओरिजिन होता है इसका। नेक्स्ट अब इन्होंने बताया पॉजिटिव रेनफोर्समेंट। पॉजिटिव रेनफोर्समेंट इज़ ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर फोबिया। कैसे? चलिए, मान लीजिए कि कोई बच्चा है और वो स्कूल में जाने से डरता है, उसको स्कूल जाना पसंद नहीं है, और वो डरता भी है क्योंकि वहाँ का एनवायरनमेंट उसको अच्छा नहीं लगता। अब उसने क्या किया कि बहाना बनाया, जो अक्सर बच्चे करते भी हैं, कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मेरे पेट में दर्द है, या मुझे बुखार है, मैं स्कूल में नहीं जाना चाहता। और इसी बिहेवियर को, जो इसका बहाना है, पेरेंट्स जब उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, उसको स्वीकृति मिल जाती है, तो ये उसके लिए घनात्मक पुनर्बलन का कार्य करती है और उसका स्कूल में जाना कैंसिल हो जाता है। तो इस तरह से जो पॉजिटिव रेनफोर्समेंट है वो भी एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है फोबिया के अंदर। नेक्स्ट अब इन्होंने जो लास्ट और मेन पॉइंट बताया है वो बताया है कॉग्निटिव थ्योरीज। देखिए, जो कॉग्निटिव थ्योरीज होती हैं, इसको संज्ञानात्मक सिद्धांत भी बोला जाता है। एलिस ने 1962 पे बताया, जब हम किसी चीज़ के लिए इरेशनल बिलीव्स बना लेते हैं,
अतार्किक विचार और विश्वास बना लेते हैं, तब हम फ़ोबिया जैसी प्रॉब्लम्स को पैदा करते हैं, डेवलप करते हैं। इसके पीछे जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं वो हमारे इरेशनल बिलीफ्स होते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, और कल हम इसके ट्रीटमेंट्स को पढ़ेंगे कि किस तरह से हम फ़ोबिया का इलाज कर सकते हैं, इस तरह की प्रॉब्लम्स को ठीक कर सकते हैं।